स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। बी, लाल फीताशाही में वृद्धि होती है। सी, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। या डी, प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लाल फीताशाही में वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी कार्यों को पारदर्शी, तेज और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। इसके तहत ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल और कुशल बनती हैं। इससे लाल फीताशाही में वृद्धि नहीं होती, बल्कि इसमें कमी आती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस अपने 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाया है 25th फाउंडेशन ईयर स्पेशल डिस्काउंट का आखिरी मौका। इस अवसर पर पाएं स्टेट पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 60% की छूट। साथ ही बुक्स और टेस्ट सीरीज पाएं 40% कम कीमत पर। यह ऑफर 26 और 27 मार्च तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है? ए 2000, बी 3000, सी 5000, डी 8000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 5000। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इसके तहत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे दिए जाएंगे तथा स्वरोजगार, कौशल विकास और वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रक्षा भू सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी? ए 2015, बी 2018, सी 2020, डी 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2020। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत एकमात्र प्रतिष्ठान है जो सशस्त्र बलों को उन्नत भू सूचना समाधान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2020 को डीआरडीओ के आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर के तहत की गई थी। यह भूस्खलन और हिमस्खलन के मानचित्रण, पूर्वानुमान, निगरानी, नियंत्रण और शमन में विशेषज्ञता रखता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई एकमुश्त समझौता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना। बी, किसानों को कृषि उपकरण वितरित करना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में नई कृषि योजनाएं शुरू करना। डी, सहकारी बैंकों का पुनर्गठन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान सरकार ने किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की घोषणा की है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है? ए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। या डी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है? ए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। या डी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विद्युत जनित्र या डायनेमो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार देता है। 2, विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद कर देता है या उन्हें मार देता है। पेनिसिलिन विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव वैज्ञानिक नियंत्रण तकनीक के तहत पादप रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? ए यीस्ट, बी ट्राइकोडर्मा, सी साइनोबैक्टीरिया, डी एस्परजिलस नाइजर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ट्राइकोडर्मा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण तकनीक के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भूमि विकास बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1915, बी 1920, सी 1925, डी 1929। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1920। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में पहला भूमि विकास बैंक वर्ष 1920 में पंजाब के झंग में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना था जिससे वे भूमि सुधार, सिंचाई, बागवानी, कृषि उपकरण खरीदने और पशुपालन जैसी कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। इसके बाद वर्ष 1929 में चेन्नई में एक और भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई जिससे इन बैंकों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किसका उल्लेख किया गया है? ए युद्ध रणनीतियां, बी व्यापार और आर्थिक नीतियां, सी राज्य की नीतियां और दायित्व, डी बौद्ध धर्म, नैतिकता और जन कल्याण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।